जलवायु परिवर्तन अवधारणा का ये सेकंड वीडियो है और इसमें बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है UNFCCC के सुवा विशेषज्ञ संवाद के संदर्भ में देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से होने वाली हानि और क्षतिपूर्ति की चर्चा करते हुए संबंधित मुद्दों को हल करना है, सही है। और दूसरा कह रहा है इसे 2017 में कॉप में विकासशील देशों के अनुरोध पर शुरू किया गया, ये भी सही है, आंसर सी होगा। सुवा विशेषज्ञ संवाद जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से होने वाली हानि और क्षति पर चर्चा करने के लिए स्थापित कार्यप्रणालियों में विचार विमर्श के लिए आयोजित एक संवाद है, डायलॉग है। और इसको 2017 में वुहान जर्मनी में कॉप के दौरान की जो है अपनाया गया था। कॉप को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। इसमें क्या किया गया था, विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए उन्हें वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन के लिए हानि और क्षति पर एक अलग एजेंडे को अपनाया गया था, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में सुवा एक्सपर्ट संवाद की शुरुआत की। साथ ही इसके अंतर्गत विभिन्न पहलुओं जिसमें जोखिम मूल्यांकन, जोखिम स्थानांतरण, जोखिम न्यूनीकरण और जोखिम प्रतिधारण पर भी बैठकें आयोजित की जाती। अगला क्वेश्चन है वैश्विक तापन संभाव्यता से बात, यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, देखना कौन सा कथन सही है। पहला कला यह कुल ऊर्जा की एक मात्रा है जिसे कोई गैस हजारों साल की अवधि में अवशोषित करती है, ये गलत हो जाएगा। यह प्रत्येक गैस की मात्रा होती है और ये हजारों सालों में नहीं 100 सालों की बात की जाती है। दूसरा, उच्च वैश्विक तापन संभाव्यता युक्त एक गैस में ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करने की उच्च क्षमता होती है, ये सही है। अगला है जलवाष्प अन्य गैसों की वैश्विक तापमान संभाव्यता की गणना के लिए आधार रेखा का कार्य करती है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आधार रेखा का कार्य करती है, जिसका आधार 1 है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसे वैश्विक तापन संभाव्यता कहते हैं, किसी गैस द्वारा किसी विशेष अवधि में, और वह विशेष अवधि क्या है, सामान्य रूप से 100 वर्ष माना जाता है, में अवशोषित कुल ऊर्जा की माप है। यह वैश्विक ताप पर प्रत्येक गैस के प्रभाव का आकलन करती है। यहाँ क्या होता है, जिस गैस में उच्च वैश्विक तापन क्षमता अधिक होती है उसमें ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता भी अधिक होती है। इस प्रकार वह गैस पृथ्वी को गर्म करने पर भी अधिक योगदान देती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है। इस प्रकार यह अन्य गैसों के लिए जो है आधार रेखा का निर्माण करती है, न कि जलवाष्प। अगला क्वेश्चन कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। इसके पहले भी हम लोगों ने कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ा है, इसमें देखते हैं। यह एक क्रेडिट है जो किसी देश को एक निश्चित मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है, सही है। ऐसी परियोजना में पैसा निवेश कर कार्बन क्रेडिट अर्जित किया जा सकता है जो कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करती है, ये भी सही है, आंसर सी होगा। तो हमने कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में अपनाया था और यह एक तरह की अनुमति है, यानी परमिट बोला जा सकता है, जो किसी देश या संगठन को एक निश्चित मात्रा में कार्बन उत्सर्जन की मंजूरी देता है। इस कुल मात्रा का पूर्ण उपयोग नहीं होने पर जितना शेष रह जाता है उसका व्यापार किया जा सकता है।
साथ ही यह ऐसी परियोजना में इन्वेस्ट से भी अर्जित किया जा सकता है जो ग्रीन हाउस गैस की कम मात्रा उत्सर्जित करते हैं। ये इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखते हैं कि कोई परियोजना ग्रीन हाउस गैस की 100 इकाई उत्सर्जन करती है, जबकि समान उद्देश्य वाली कोई दूसरी इकाई जो है 500 यूनिट उत्सर्जन करती है। इसका मतलब है कि अभी दूसरे के पास 500 यूनिट एक्स्ट्रा बची हुई है। अब यह जो दूसरी कंपनी कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करती है, 500 यूनिट बचा हुआ है, उसको वो बेच सकता है। तो उसको जब बेच देगा और जिसने 1000 यूनिट अपना खर्च कर लिया है उसको 500 यूनिट अधिक मिल जाएगा, दूसरे वाले को वित्त मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी। इस तरह से कार्बन क्रेडिट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से IUCN के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं? एक जैव विविधता है, जलवायु परिवर्तन है, सतत विकास है, मानव कल्याण है और हरित अर्थव्यवस्था है। सभी IUCN की प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। आंसर डी होगा। IUCN के प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रों में प्रकृति पर मानव गतिविधियों के प्रभाव की जांच करना, जैव विविधता, सतत विकास, प्रकृति और आजीविका जो कि मानव कल्याण के लिए है, जैसे कि खाद्य और जलवायु सुरक्षा और गरीबी में कमी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का समान और पारिस्थितिक रूप से सतत उपयोग। इस तरह हरित अर्थव्यवस्था को भी बल देना है और ये IUCN के सभी कार्य हैं, क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार निम्नलिखित को अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा GWP क्लोरोफ्लोरोकार्बन की होती है, इसको 1 में रखेंगे। दूसरे में नाइट्रस ऑक्साइड की होती है, इसको 2 में रखेंगे। तीसरे में मीथेन होती है और फोर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड रखेंगे, यानी 4 3 2 1। आंसर डी होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार अवरोही क्रम में देखें, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त घोषित ग्रेट बैरियर रीफ की एकमात्र स्तनपायी प्रजाति ब्रेम्बल के मोलोमाइस किस वर्ग का स्तनपायी प्रजाति है? मोलोमाइस से समझ में आता है कि ये ऑस्ट्रेलियाई चूहा है। आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के संभावित परिणामों से संबंधित देखना है, कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा, क्षोभ मंडल के तापमान में और गिरावट होगी तथा समतापमंडल के तापमान में वृद्धि होगी। ये गलत हो जाएगा। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, वैश्विक तापमान, तो क्षोभ मंडल के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। दूसरा कह रहा है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ेगा, विशेषकर शीतोष्ण व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ये भी गलत हो जाएगा। मानव स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भूमध्य, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पे पड़ेगा। अगला कह रहा है, तापमान में परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखने की संभावना है। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उर्वरीकरण के द्वारा फसल प्रतिरूप में बदलाव होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी, वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी। आंसर ये भी गलत हो जाएगा। तो तापमान में परिवर्तन सबसे ज़्यादा प्रभाव मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखने की संभावना होगी। जलवायु परिवर्तन से क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ेगा और समताप मंडल के तापमान में गिरावट आएगी। जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य के लिए संकट खड़ा होगा, विशेषकर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में संवाहक जल तथा जीवाणु जनित व्याधियों के फैलाव में परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य अधिक प्रभावित होगा। तापमान बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड का उर्वरीकरण फसल के प्रतिरूप तथा उत्पादकता को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, लेकिन तापमान की बढ़ोतरी से फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, यानी उत्पादकता में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन देखना है,
जलवायु परिवर्तन के कारणों के संबंध में कौन सा कथन सही है। हमें देखना है कि जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला, पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों व अक्षीय झुकाव में परिवर्तन, इससे जलवायु परिवर्तन होगा। ज्वालामुखियों से निकलने वाले पदार्थ और गैसों का प्रभाव, इससे भी होगा। सूर्य के काले धब्बों की संख्या में विचलन, इससे भी होगा। और जलवाष्प की मात्रा में विचलन, इससे भी जलवायु परिवर्तन होगा। ये भी कारण है जलवायु परिवर्तन के। आंसर डी होगा। 1 2 3। पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों व अक्षीय झुकाव में परिवर्तन होने से पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सूर्य तप यानी ताप की मात्रा में कमी या वृद्धि दर्ज की जा सकती है, जो कि जलवायु परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, सूर्य के काले धब्बों की संख्या में वृद्धि होने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है तथा तूफान अधिक आते हैं, जबकि उनकी संख्या घटने पर जलवायु शुष्क हो जाता है। तो ये भी जो है जलवायु परिवर्तन का कारण है। अनेक प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन तथा कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे जलवाष्प की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है। इस प्रकार गैसीय संकट में बदलाव जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ और गैसों के प्रभाव से पृथ्वी पर आने वाले सूर्य तप यानी सूर्य के ताप की मात्रा कम हो जाती है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है, और ये भी ग्लोबल वार्मिंग का, जलवायु परिवर्तन का कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा, मीथेन CO2 से 200 से 300 गुना अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाला। ये गलत हो जाएगा। ये 200 से 300 नहीं, 20 से 30 गुना। कितना? 20 से 30 गुना होगा। दूसरा कह रहा है, ब्लैक कार्बन हिम और बर्फ पर जमाव द्वारा पृथ्वी के एल्बिडो में कमी ला देगा। ये सही होगा। अब एल्बिडो किसे कहते हैं? एल्बिडो जो है, जब बर्फ सूर्य की किरणों को परावर्तित करती है। अब जब ब्लैक कार्बन हिम और बर्फ में जम जाएगा तो क्या होगा, ये ऊष्मा को अवशोषित करेगा, जिससे बर्फ अधिक मात्रा में पिघलेगा और समुद्र के जल में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से कुछ आइलैंड भी डूब सकते हैं। तो दूसरा सही हो जाएगा। मीथेन CO2 से 20 से 30 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। ब्लैक कार्बन पृथ्वी के एल्बिडो को कम कर देता है, जिससे पृथ्वी और गर्म होती है। और भारत सरकार ने एल्बिडो को कम करने के लिए प्रोजेक्ट सूर्य और प्रधानमंत्री उज्ज्वला जैसी योजनाएं चलाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें देखना है कौन सा कथन सही है। हरित गृह प्रभाव एक मानव जनित परिघटना है। ये गलत हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव पृथ्वी के बनने से ही शुरू था, लेकिन मानव के क्रियाकलाप से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है। तो ये नकारात्मक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव को इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जलवाष्प सबसे अधिक प्रभाव के लिए उत्तरदायी है ग्रीन हाउस गैसों के लिए। आंसर डी होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। आंसर डी होगा। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से प्रकट हो रही है। इस प्रकार प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव जो वायुमंडल में जलवाष्प व सूक्ष्म जल कणों के कारण है, पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ ग्रीन हाउस गैसों के कारण। लेकिन मानव जनित क्रिया से जब ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है तो वो नकारात्मक प्रभाव दिखने लगता है। दूसरा, जलवाष्प पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलन यंत्र के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन
शीतलन में प्रयुक्त होने वाली ओजोन विनाशक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का एक विकल्प हो सकता है। ये सही है। दूसरा कह रहा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF में कोई वैश्विक तापन क्षमता नहीं है। ये गलत है। इसमें वैश्विक तापन क्षमता है लेकिन CFC से कम है, इसलिए आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मीथेन निम्नलिखित में से किन गैसों में होता है? तो एक बायोगैस में मीथेन होता है, LPG में नहीं होता, CNG में भी होता है और भाप अंगार गैस में नहीं होता। आंसर ए होगा। LPG में ब्यूटेन और भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हरित गैस में सर्वाधिक वैश्विक तापन की क्षमता होती है? अभी पढ़ा हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न में गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम देखना है। सबसे ज़्यादा प्रभाव जलवाष्प का होता है, तो ये तो दोनों में है। अब देखना है सबसे कम ओजोन में होती है, फिर मीथेन में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर जलवाष्प में। आंसर डी होगा। तो इसमें देखते हैं जलवाष्प और बादल, इनका ppm वायुमंडल में 10 से 50,000 तक होता है और इनका योगदान ग्रीन हाउस गैसों में 36 से 72% होता है। मतलब जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 400 ppm होता है और यह ग्रीन हाउस गैसों में 9 से 26% का योगदान देती है। मीथेन में अप्रोक्स 2 ppm होता है और यह 4 से 9% योगदान देता है। ओजोन में 208 ppm होता है वायुमंडल में सांद्रता और यह ग्रीन हाउस गैसों में 3 से 7% का योगदान देता है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा जलवाष्प है। अगला क्वेश्चन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के विरुद्ध लड़ाई में कार्बन कैप्चर और भंडारण एक अनिवार्य साधन बन गया है। कैप्चर किए गए कार्बन के भंडारण के लिए निम्नलिखित में से किन्हें उचित विकल्प के रूप में माना जाता है? तो पहला है क्षयित तेल क्षेत्र, ये भी है, और क्षयित गैस क्षेत्र है, गहरे लवणीय निर्माण है और क्षयित हो रहे तेल क्षेत्र हैं, सभी है। जहाँ जगह मिले वहीं कार्बन को कैप्चर करके भर दो। आंसर डी हो जाएगा। दरअसल कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी जो है जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ से जो निकलने वाला कार्बन होता है उसको अप्रोक्स 97% तक कैप्चर करके जो तेल के भंडार होते हैं, वो खाली स्थान होते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके भर दिया जाता है। ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इसको CCS कहते हैं, एक टेक्नोलॉजी है जो विद्युत उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधन के उपयोग से उत्पन्न CO2 को इसका 90% तक हिस्सा स्टोर करके वायुमंडल में इसके प्रवेश को रोका जा सकता है। CCS सीरीज में 3 भाग होते हैं, एक कैप्चरिंग होता है, दूसरा ट्रांसपोर्टिंग होता है और तीसरा स्टोरिंग होता है। इसके भंडार स्थलों में अतीत में उपयोग किए गए गैस और तेल क्षेत्र, गहरी खारी संरचनाएं यानी खारे जल से भरे रंध्रयुक्त चट्टानें या क्षयित तेल क्षेत्र जहां कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश से निष्कर्षित तेल की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, शामिल होते हैं। और इसको जो है कम दाब और तापमान में रखा जाता है। एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फेज में या सुपर क्रिटिकल फेज में रखा जाता है, न कि गैस फेज में या सॉलिड में। लिक्विड में रहेगा तो इसमें स्टोर करने की क्षमता अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया तापमान में परिवर्तन, जब टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो कौन कौन प्रभावित नहीं होंगे? प्रकाश संश्लेषण प्रभावित नहीं होगा, श्वसन भी नहीं प्रभावित होगा, खनिज लवणों का अवशोषण नहीं प्रभावित होगा और बीजों का परिक्षेपण यानी आंसर डी होगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI एक इंडेक्स है,
इसको कौन जारी करता है? तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब कोई नहीं होगा। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है जर्मन वाच के द्वारा जारी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI जर्मन वाच, जलवायु एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रैंकिंग परिणामों को 4 श्रेणियों में विभाजित करके 14 संकेतकों को एक देश के समग्र प्रदर्शन के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इन 4 श्रेणियों में देखा जाता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को, नवीकरणीय ऊर्जा को, ऊर्जा उपयोग को और जलवायु से संबंधित नीतियों को। इसके आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन सकारात्मक बस्ती निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? इसका आंसर ये होगा, एक ऐसी बस्ती जहां कार्बन प्रच्छादन इसके उत्सर्जन से अधिक होता है। तो मेघालय का मणिपुर का फायेंग गांव एक ऐसा गांव है जो कार्बन उत्सर्जन से अधिक कार्बन को प्रच्छादन करता है। किसी गांव को कार्बन सकारात्मक यानी पॉजिटिव टैग तब दिया जाता है जब वहां कार्बन की खपत कार्बन उत्सर्जन से अधिक होती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का संचयन धीमा पड़ जाता है और जलवायु परिवर्तन कम होता है। ऐसी ही जगहों को सकारात्मक बस्ती कहा जाता है। एक मणिपुर के पश्चिमी जिले में यानी मणिपुर का जो इम्फाल विलेज है उसमें चकमा समुदाय रहते हैं और ये फायेंग नामक गांव में रहते हैं। यह भारत का पहला कार्बन सकारात्मक गांव घोषित किया गया था। ये लोग कार्बन उत्सर्जन से अधिक कार्बन कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से निपटने में भू इंजीनियरिंग के तहत कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? कृत्रिम वृक्ष अपनाए जा सकते हैं, जल में चूने को मिलाना, छतों को सफ़ेद रंग में रंगना, समताप मंडल में सल्फेट एरोसॉल का मिलाना, सभी हो जाएगा। जियो इंजीनियरिंग के तहत अब कुछ अवधारणाएं अपनाए जा रहे हैं, जैसे ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है। तो जियो इंजीनियरिंग में अब जो नए नए अवधारणाएं आ रहे हैं, इसके तहत सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी के वातावरण में आने से रोकना है। तो इसके तहत कुछ ऐसी तकनीक अपनाई जा रही है जिससे हम ये पृथ्वी के वातावरण, ये जो पृथ्वी के बाह्य वातावरण से ही सूर्य की किरणों को परावर्तित कर दें। इसके लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी अपनाई जाती हैं। जियो इंजीनियरिंग का उद्देश्य वायु से CO2 को हटाकर या पृथ्वी तक पहुंचने वाली धूप को सीमित करके जलवायु परिवर्तन से निपटना है। इसमें वायु से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के उपाय में कृत्रिम पेड़, प्लास्टिक पॉलीमर का उपयोग करके वायुमंडल से गैस खींचना यानी आर्टिफिशियल पेड़ को लगाना। दूसरा, पानी में अधिक मात्रा में चूना मिला देना। यह वायु में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए पानी की क्षमता को बढ़ा देता है। अन्य योजनाओं में जो जियो इंजीनियरिंग में वर्णित नहीं होता लेकिन उपयोग किया जा सकता है, बट ये महंगी होती है। इसमें क्या होता, कार्बन को, ये सस्ती तकनीकी होती हैं जो आम गांव घरों में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कार्बन को मिट्टी में ही दबा दिया जाता है या फिर लकड़ी का कोयला बनाकर उसको ज़मीन पे दबा देना, इससे कार्बन स्टोर हो जाता है। दूसरा, मवेशियों को चराते हुए घास के मैदानों को विशाल कार्बन सिंक के रूप में बदलने के लिए डिजाइन करना। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में वापस सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए समताप मंडल में सल्फेट एरोसॉल का जाल बना देना। इससे क्या होगा,
परावर्तन हो जाएगा। हवा में समुद्र के पानी का छिड़काव करके महासागरीय बादल के आवरण को बढ़ाने के लिए मानव रहित जहाज़ों का उपयोग करना, और परावर्तन को बढ़ाने के लिए वैश्विक रूप से छतों पर सफ़ेद पुताई करना। और सबसे अहम बात है सूर्य व स्पेस में हजारों छोटे दर्पण स्थापित कर देना, जो कि बहुत ही कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन ऑफसेटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक ऐसी योजना है जिसमें व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा अपने कार्बन फुटप्रिंट को संतुलित करने के लिए पर्यावरणीय परियोजनाओं में इन्वेस्ट करना, ये सही हो जाएगा, आंसर है। ये परियोजनाएं आमतौर पर विकासशील देशों में आधारित होती हैं, जो भविष्य के उत्सर्जन को कम करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। अन्य योजनाओं में पेड़ों के रोपण के माध्यम से वायु से सीधे CO2 को सोखने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन में कटौती और खरीद समझौता ERPA किससे संबंधित है? ये कार्बन क्रेडिट से संबंधित है और इसको क्योटो प्रोटोकॉल में अपनाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जलवायु परिवर्तन और भूमि रिपोर्ट प्रकाशित करता है? संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा, ग्रीन पीस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर डी होगा। जलवायु परिवर्तन में अंतर सरकारी पैनल IPCC ये जारी करता है जलवायु परिवर्तन और भूमि। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी निकाय है जो जलवायु परिवर्तन और उसके प्राकृतिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रभावों और जोखिमों तथा संभावित प्रतिक्रिया विकल्पों के रूप में एक उद्देश्यपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण विश्व को प्रदान करने के लिए समर्पित। यह ग्रीन हाउस गैस के प्रवाह, भूमि उपयोग और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं शमन, मरुस्थलीकरण, भूमि निम्नीकरण तथा खाद्य सुरक्षा में सतत भूमि प्रबंधन के संबंध में जलवायु परिवर्तन एक विशेष रिपोर्ट रिलीज करता है। इसमें समग्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित समग्र जानकारी होती है और अब तक इसकी 6वीं रिपोर्ट आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन अधिग्रहण के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है इनकी विधियों के बारे में। तो पहला है खनिजों का कार्बनीकरण, सही है। पुनर्नवीनीकरण, ये भी सही है। और विलेयता बाधित करना, ये भी सही है। कार्बन अधिग्रहण के सभी विधियां सही हैं, आंसर डी होगा। महासागरीय अधिग्रहण में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सावधानीपूर्वक समुद्र की गहराई में डाल दिया जाता है जिससे अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अलग किया जा सके। भूगर्भिक अधिग्रहण में क्या होता है? इसमें 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। अवशोषण होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है और स्थायी या अस्थायी भंडारण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक भूमिगत संरचना में रखना, यानी कार्बन कैप्चरिंग और स्टोरेज CCS टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। स्थलीय अधिग्रहण में क्या होता है? कार्बन की एक बड़ी मात्रा भूमि में संचित और वनस्पतियों से पृथ्वी की सतह पर काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जो हमारा प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन स्थिरीकरण में वृद्धि, जैविक पदार्थों के अपघटन में कमी या धीमा होना और भूमि प्रयोग की बदलती गतिविधियाँ इन प्राथमिक सिंक में कार्बन अपटेक को बढ़ाती हैं। भूगर्भिक पृथक्करण या ट्रैपिंग मैकेनिज्म में हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग अपनाया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण निम्न पारगम्य कठोर चट्टानों में से गैस के रूप में किया जाता है संचित करने के लिए, और विलेयता बाधा करना होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तरल रूप में घुल जाता है, जल या ऑयल जैसे। तो आज ये चैप्टर यहीं से ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।